लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और अच्छा वो मैं बात कर लूंगी बच्चों से। सभी लोग पढ़ भी रहे होंगे, है ना? चलिए, कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था और मैंने कल बातचीत की थी कि कैसे हम मध्यकाल से धीरे धीरे करके आधुनिक काल के सफर पे चलना शुरू हो गए हैं। और जो ये कई दिन से मैं बातचीत कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, इसमें देखो हम अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, हम कभी कभी रह रहे के उत्तर मुगल के एंड की तरफ जा रहे हैं। यानी ये संक्रमण का एक ऐसा काल है जब शासन और सत्ता धीरे धीरे मुगलों के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमारे ऊपर विदेशी अटैक होने लग गए हैं। कभी हम बात करते हैं नादिर शाह ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, फिर हम बात करते हैं कि अहमद शाह अब्दाली लड़ा, बाहर के ही तो हैं दोनों आदमी। और फिर धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे इंडियन राजा या इंडियन बादशाह, जिनका पुराना नाम था, वो धीरे धीरे कमजोर होते गए। और जब वो कमजोर होते गए तो ये सत्ता का परिवर्तन फाइनली विदेशी लड़ने लगे हमारे लिए, इंडिया के लिए, कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और इस तरह लड़ाई करते 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 5 बड़ी ताकतें इंडिया के सामने आकर खड़ी हो गई कि इस पे हम राज करेंगे। और उन 5 ताकतों के साथ, उनके आपसी युद्धों के साथ हमारा आधुनिक काल स्टार्ट हो गया। यानी इंडिया को देखें तो इंडिया पे इंडियंस का जो राज था बेसिकली, वो तो सिर्फ प्राचीन काल में था। पूरा मध्यकाल या तो अरबी या तो तुर्की, कभी हमने पढ़ा अफगान के पठान हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, कभी हमने पढ़ा कि अरब लोग यहाँ अटैक कर रहे हैं, कभी यहाँ तुर्की लोगों का राज है, फिर यहाँ दिल्ली सल्तनत हमने देखी, फिर हमने देखा कैसे मुगलों ने बाहर से आकर अटैक करके यहाँ पूरा अपना बड़ा एक हिस्सा बना लिया। फिर देखा औरंगजेब ने अब तक की सबसे बड़ा, जितना हमने पढ़ा, सबसे बड़ा भारत उसके टाइम में था। तो धीरे धीरे करके ये 1000 साल कैसे बीते, इन विदेशी ताकतों ने यहाँ रह के इसको अपना मान लिया, यहाँ की जनता से कर वसूला और उस कर को यहीं लगा भी दिया। बहुत अच्छी बात है, पैसा बाहर नहीं गया था इन 1000 सालों के इतिहास में, 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, तो एक अजीब सी हलचल पैदा हुई राजनीति में, और हर तरफ कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये आने लगा कि शायद अब भारत वैसा नहीं रहेगा जैसा कि मुगलों की सत्ता के टाइम में था। और उसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे कि इनके एक्सपायर होते ही, औरंगजेब के एक्सपायर होते ही, देखो मुअज्जम या शाही बेखबर या बहादुर शाह ने शिवाजी का जो पोता था शाहू, उसको रिलीज कर दिया कि तू जाके लड़, अपनी चाची से प्रॉपर्टी ले, मतलब वो हिस्सा एक तरह से इसने छोड़ दिया। ऐसे धीरे धीरे करके भारत के अलग अलग हिस्से आजादी की डिमांड, मतलब अपना इंडिपेंडेंट, कि हम अपना राज खुद चलाएंगे, ऐसा सा भारत बनता चला गया जिसमें स्वायत्त शासन दिखने लग गया। और उसी कड़ी में हम लोग देखेंगे, अब जो जोड़ के पढ़ेंगे, कि जब ये धीरे धीरे अलग अलग प्रांत बन गए तो विदेशियों की नजरें इस पर आ गई कि यहाँ कोई एक राजा नहीं है। जैसे औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, इनके नाम से विदेशी भी तो डरते थे। उन्हें पता था कि इंडिया पे अटैक करना मतलब इनसे पंगे लेना, और इनकी लाखों की सेना के सामने टिकना कोई हंसी मजाक नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रसिद्ध होने लगा कि अब इंडिया सूना है, अब इंडिया एक तरह से अनाथ है जिसके ऊपर कोई एक ताकत नहीं राज कर रही। और इसी का फायदा उठाएंगे विदेशी। ये ऐसे विदेशी आएंगे जिनको इंडिया कभी अपना लगेगा ही नहीं। मुगल भी विदेशी थे, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान भी विदेशी थे, लेकिन उन सब ने इंडिया को अपना मान लिया था, उसको इतना अपना लिया था कि यहीं मरे यहीं जिए। सिर्फ 3 ही मुगल तो बाहर हैं, बाकी सारे तो आज भी, देखो आप, हुमायूं का मकबरा है जिसको देख के आज भी लोग, आज भी इंडियन गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, क्योंकि वहां घुसने की एंट्री फी लगती है, चाहे इंडियन जाए चाहे विदेशी जाए, वहां से रोज लाखों रुपए की कमाई है। लाल किला आप जानते हैं शाहजहां ने बनाया, वहां भी एंट्री फीस लगती है। ताजमहल आप जाते हैं शाहजहां ने बनाया, वहां भी एंट्री फीस। यानी आज भी इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट पैसा कमा रही है। तो वो जो पैसा जनता से तो लिया गया था, लाल किला किसी के घर से थोड़ी बना है, लाल किले के पैसे सारे जनता के टैक्स के फॉर्म में इकट्ठे किए गए थे, तो राजकोष जनता से लेके ही तो भरा जाता था। आज भी ऐसा ही है, आज भी सरकार की संचित निधि तुम्हारा और मेरा पैसा है, लेकिन उस पैसे को लगा के आज तक की पीढ़ियां खा रही हैं। ये सोचो लाल किला कब बना था, शाहजहां आज थोड़ी था, आज से कई 100 साल पहले, और आज तक वो कमाई का साधन है। तो इंडिया से बाहर पैसा थोड़ी गया। लेकिन जो अब इंडिया में आएंगे विदेशी, वो भी हैं, वो इंडिया को अपना कभी नहीं मानेंगे और सिर्फ यहाँ से पैसा ढोते रहेंगे अपने देश में। तरीके इतने अपना लेंगे कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और फाइनली हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, हम इसको रेजिस्ट करना बंद कर देंगे कि हमारा पैसा बाहर भेजो। किताबें छपी, अखबार छपे, लेकिन हम अपने कान आंख बंद करके वैसे ही बैठ गए, और इसलिए इंडिया गुलाम हुआ। इंडिया 18वीं शताब्दी तक गुलाम नहीं था। हम कभी नहीं कहते कि भारत जो है वो मुगलों का गुलाम था या भारत सुल्तानों का गुलाम था। हम ये कहते हैं भारत में सुल्तान थे, भारत में मुगल बादशाह थे। यानी हम मन से उनको अपना मान चुके थे, क्योंकि उन्होंने भी मन से इंडिया को अपनी मिट्टी मान लिया और इंडिया के पैसे को इंडिया के ही लिए यूटिलाइज किया। लेकिन जो अब इंडिया में आएंगे, जो अंग्रेज कहलाएंगे, पुर्तगाली कहलाएंगे, फ्रांसीसी कहलाएंगे, ये इंडिया में रहने नहीं आएंगे, रहेंगे यहाँ इस मिट्टी में से पैदा करके, किसान जो है इनका पेट भरेंगे, लेकिन ये कभी भी इंडिया को अपना मान नहीं पाए, और इसीलिए ये पैसा लगातार ढोते गए ढोते गए ढोते गए। बाबर वंशज बाबर के बाहर के थे, लेकिन बाबर ने बाहर पैसा नहीं ढोया, बाबर ने यहाँ का पैसा यहीं यूटिलाइज किया। अकबर कितना बड़ा बादशाह था, औरंगजेब कितना बड़ा बादशाह था, चाहे कट्टर था औरंगजेब, लेकिन यहाँ का पैसा यहाँ की जनता के लिए लगाया उसने यहाँ से पैसा बाहर नहीं भेजा। लेकिन जो अंग्रेज हैं, जो पुर्तगाली हैं, जो फ्रांसीसी आए या डच आए या डेन आए, ये पैसे को अपने देश भेजते रहे। यहाँ कोई गरीबी में मरे, अकाल पड़े, बीमारी फैले, भुखमरी हो, तो ये
जाएं भाड़ में, उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन देखो मुगल ऐसे नहीं थे, मुगलों ने यहाँ राज किया तो यहाँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। इसीलिए कहते हैं कि इंडिया गुलाम बना था अंग्रेजों का। कभी नहीं कहा जाता कि इंडिया सुल्तानों का गुलाम था या मुगलों का, क्योंकि गुलाम को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो हमारा एक्सप्लॉइटेशन मुगलों ने नहीं किया, न ही सुल्तानों ने किया, हमारा एक्सप्लॉइटेशन अंग्रेज सरकार करेगी। कैसे, आज उनकी एंट्री की बात करेंगे। और आज से जो टॉपिक नया शुरू हो रहा है ये है हमारा आधुनिक भारत। अब हम 2 पार्ट पूरे कर चुके हैं, थोड़े थोड़े पोर्शन अभी रहते हैं पढ़ाने, वो मैं अपने आप पढ़ा दूंगी। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत क्या है? जब 18वीं शताब्दी आई ना, 18वीं शताब्दी का मतलब है 1700 प्लस, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई, तो 18वीं शताब्दी में वो स्टार्टिंग में 7 साल बाद ही मारा गया। और उसके बाद इंडिया वीरान हुआ, सूना हुआ, अनाथ हुआ, और अब कोई इंडिया पे राज करने वाला नहीं बचा, जिसका फायदा उठाएगी विदेशी कंपनियां। और ये विदेशी अपनी कंपनी बनाएंगे भी इसलिए ताकि इंडिया जैसे देशों को ये अपना गुलाम बना सके और यहाँ की रिसोर्सेज को, यहाँ के संसाधनों को लूट लूट के अपने देश को अमीर बना सके। इनका टारगेट ही ये था कि जितने उपनिवेश हैं इनको बिल्कुल इतना नीचे पहुंचा दो कि बस ये जिंदा रहें और ये सोचें कि ठीक है हमारे ऊपर अंग्रेज राज कर रहे हैं, वो इस लायक है। अजयता का सिद्धांत हमारे दिमाग में भरा था इन्होंने कहा कि हम गोरे हैं, हमारी नस्ल ऊंची है, और तुम काले हो, तुम्हारी नस्ल नीची है, और तुम इसीलिए ये जरूरी है कि हम तुम्हारे ऊपर राज करें। ये इतना भर दिया हमारे दिमाग में, आज तक हम गोरे और काले के भेद से उबर नहीं पाए। आज भी देखो हर इंडियन की दिली इच्छा है कि हम गोरे हो जाएं। ये गोरा रंग हमारा कभी भी नहीं था, इंडियंस तो कभी गोरे थे ही नहीं। इंडियंस की जो हमारे देश की जो लोकेशन है ना, वो ऐसी है कि हमारा रंग गेहुआ ही रहेगा। हम अंग्रेजों जैसे गोरे कभी हो ही नहीं सकते। अफ्रीकी जो लोग हैं वो हमसे भी ज्यादा काले हैं। इसका कारण आपके देश की स्थिति है ना। लेकिन अंग्रेजों ने राज करके हमारे पूर्वजों के जो पुराने टाइम के लोग थे, दिमाग में ऐसा भर दिया कि गोरा रंग पवित्रता का प्रतीक है। आज तक भी देख लो इंडिया में फेयर एंड लवली बिकती है, और चलो फेयर एंड लवली तो फिर भी महिलाओं की फेयर एंड हैंडसम भी चलती है, मतलब लड़के भी यहाँ गोरे होना चाहते हैं। ये दिमाग का परिवर्तन जो किया ये अंग्रेजों ने किया। हमारा कोई राजा गोरा नहीं होना चाहता था, ना कोई महारानी सोचती थी कि मैं गोरी हो जाऊं। वो जैसे थे वो अपने आप को बेस्ट मानते थे। अंग्रेजों के आने के बाद ये गोरापन, रंग साफ और ये सब चीजें, और आज तक देख लो हावी हैं। आज भी कितने पार्लर, कितने सलून इसलिए तो चल रहे हैं, रंग गोरा करने की क्रीम, आगे भगवान जाने क्या क्या। ये रंग गोरा करना ये वहीं से सिद्धांत है ये कि गोरे लोग साफ होते हैं, प्योर होते हैं, वो इस लायक होते हैं कि वो कालों पे राज करे। तो ये उन्होंने हमारे दिमाग में ये हमारा ब्रेन वॉश किया, और अब तक वो चले गए लेकिन हमारे दिमाग से निकला नहीं। उनकी भाषा को हम कॉपी करते हैं, उनके पहनावे को हम कॉपी करते हैं, उनके जैसे बालों का रंग भी कॉपी करने लग गए। हमारी पीढ़ी जब तक हम यंग थे, यानी 15-20 साल के, तो ये कोई रंग बिरंगे बाल नहीं थे। लेकिन अब की पीढ़ी में तुम देख लो कैसे कैसे बाल कर लेते हैं लोग, नीले बाल भी करने लग गए, हरे बाल भी करने लगे। नॉनसेंस लगते हैं वो, लेकिन उनको लगता है कि हम स्मार्ट लग रहे हैं। ये वो ब्रेन वॉश था जो पीढ़ी दर पीढ़ी और आगे बढ़ता चला गया, और खत्म होने के भी आसार नहीं है जब तक कि हम मेंटली इस बात को नहीं समझेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम इंडियंस का एक रंग रूप है, कदकाठी है, और हम अंग्रेजों जैसे नहीं लग सकते, नहीं हमें लगना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे आप पहनावा देखो, खान पान देख लो। ये जो पिज्जा है, आपको पता है ये पिज्जा जो है तब आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकंड वर्ल्ड वॉर में। पिज्जा का जन्म क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम खाने का बुरा हाल था, अकाल पड़ा था। तो माएं क्या करती थी, रात की बची हुई रोटी पे ना सुबह कोई इस तरह का जैसे क्रीम टाइप का जो उन देशों में होगा वो लगा देती, थोड़ी सब्जियां काट देती, और वो बासी रोटी अपने बच्चों को खिलाती थी। उनका वो कल्चर कॉपी कर करके आज हम पिज्जा खाने में अपने आप को सोचते हैं कि वाह भाई हमारी पार्टी बहुत बढ़िया हो गई। हमारा देसी खान पान कभी पिज्जा का था ही नहीं, और ऐसे बासी खाने को हम कभी खाते भी नहीं थे। लेकिन आज वो देखो कल्चर में हमारे में रम गया, और अब पिज्जा के बिना तो बच्चे जो है वो पार्टी मानते ही नहीं है। आप किसी को कहो कि चूरमा और खीर की पार्टी है तो कहेंगे ये कैसी पार्टी है? पार्टी का मतलब ही पिज्जा रह गया। तो ये दिखा रही हूँ कि आपको कैसे दिमाग को उन्होंने हमारे को ब्रेन वॉश किया। 1700 के बाद से हमारे देश में लगातार ये ताकतें छाती चली गई, इंडिया पे हावी हो गई। ऐसा नहीं है कि इससे पहले ताकतें नहीं थी, ये पहले भी थी। इनके इतिहास की बात करेंगे, आधुनिक भारत शुरू हो रहा है, आज पहली क्लास है, और अब ये बेस है आगे तक के पूरे इतिहास में जो पढ़ेंगे ना आधुनिक भारत में, वो सब यहीं से शुरू होगा। तो आज हम बातचीत करेंगे इंडिया के बारे में। देखो क्या हुआ, पहले हम एक मैप के बारे में बातचीत करते हैं, एक मैप को समझते हैं आधुनिक भारत में। बहुत ध्यान से सब लोग इस चीज को समझना। इंडिया मान लीजिए ये पानी का हिस्सा, यहीं से अंग्रेज आएंगे। इंडिया के साथ लगता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये पूरा इलाका। यहाँ पे मान लीजिए यूरोप है, और यहाँ पे मान लीजिए बहुत बड़ा सा अफ्रीका है। ये छोटे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, हम अपने से जोड़ेंगे इन चीजों को। यहाँ पड़ता है पानी भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। यहाँ पतला सा है लाल सागर, रेड सी। और जो ये वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका, हमने इस्लाम धर्म पढ़ा था ना, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई थी अरब देशों में। हमारे ऊपर 712 में पहला अरब आक्रमण हुआ था, ये सब मैंने पढ़ाया तो था आप लोगों को। ये अरब आक्रमण, इस्लाम की उत्पत्ति, ये वही इलाका है जो मैंने तब भी पढ़ाया था जब मैं मध्यकाल की स्टार्टिंग कर रही थी 712 ईस्वी में। यहीं पर पढ़ते हैं। ये देखो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, उसके बाद ये सब शुरू हो गया अरब देश हैं, ये सऊदी अरेबिया और ये सब चीजें बताई थी ना मैंने आपको, जहां पेट्रोल बहुत ज्यादा है, पेट्रोलियम बहुत ज्यादा है। इन इलाकों में और हमारे बीच में जैसे ये पूरा भरा हुआ है, पूरा देश 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 है। यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी है, जैसे यहाँ पे ना बीच में एक इलाका है, यहाँ यूरोप से जैसे आते हैं, थोड़ा सा नीचे है, ये अभी बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए उतना मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, एक आइडिया दे रही हूँ। जैसे यहाँ से ना पानी के रास्ते से लोग अपने यूरोप से शिप्स लेके आते, फिर ऐसे ऐसे ट्रेवल करके यहाँ से
लैंड एरिया पे पानी खत्म हो जाता, लैंड एरिया पे सामान उतारते, फिर यहाँ जैसे छोटा सा पानी का इलाका था ये फारस की खाड़ी, यहाँ से फिर पानी में ढोते सामान को, फिर उसको लाके इंडिया या आसपास के देशों में ले जाते। यानी ये एक आने का रास्ता था जिसमें यूरोप वाले पुराने टाइम से हमारा व्यापार था, आज से नहीं है ना। ऐसा कि अंग्रेजों से पहले हमें व्यापार की अकल नहीं थी। याद करो हड़प्पा के टाइम पे भी व्यापार था, विदेशी व्यापार था, इंटरनेशनल तब भी ट्रेड था। तो उस टाइम पर जो ये रास्ता मैं दिखा रही हूँ, ये ऐसे होता हुआ पानी से फिर बीच में उतार के जो भी उनके पास साधन रहे होंगे उनमें लैंड एरिया से कवर करते, फिर ले जाके दोबारा पानी के जहाज में चढ़ाते और फिर ऐसे लाते थे। बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा था। पर इस इलाके पे ना, जो ये पानी का इलाका और रूट था, सी रूट था ये, इस पे एक तरह से एकाधिकार कर लिया अरब देशों ने, अरब कंट्रीज ने। और अरब देशों ने कहा अब हमारा सामान जाएगा और किसी और का सामान हम नहीं जाने देंगे। तो जब अब इन्होंने अपना एकाधिकार कर लिया, तो जो इस तरफ के देश थे वो बेचारे परेशान कि यार इस रूट से तो हम सामान ले नहीं जा सकते, अब हम क्या करें, हमारे पास कोई दूसरा रूट है नहीं, इनके पास कोई दूसरा रूट, क्योंकि उस टाइम ना ये सब भी तो मिला ही हुआ था थोड़ा थोड़ा पट्टी से। ये दो सागर है पर इनके बीच में भी लैंड एरिया है, तो कोई ऑप्शन नहीं। अब क्या करें, नए रूट खोजो, लड़ने मरने में क्या रखा है, नया रास्ता खोज लेते हैं, कोई और रास्ता होगा जो इंडिया के आसपास तक पहुंचता होगा, एशिया जाता होगा बेसिकली। तो उसी दौर में 1492 में एक आदमी है कोलंबस। कोलंबस जैसे उसको भेजा गया, दो देश बहुत ज्यादा यात्राएं करवाते थे, एक स्पेन और एक पुर्तगाल। ये जब तब अपने देश से खर्चा करके और लोगों को भेजते थे कि जाओ तुम नए नए सी रूट खोजो, कहां पे बढ़िया रूट है किसी दूसरे देश तक पहुंचने का। तो स्पेन और पुर्तगाल सबसे आगे थे खर्चा करके, अपने यहाँ से जो साहसिक नाविक होते थे ना कि भाई हम रूट इस पे जाएंगे, रूट नया खोज के लाएंगे, फिर उनको खूब सारे पैसे देते और एक नया रूट खोज लिया, तो फिर आगे तक का व्यापार का इनका बढ़िया रास्ता बन गया। तो इसी तरह से स्पेन और पुर्तगाल लगातार आदमियों को भेजते थे, स्पेन से ही और पुर्तगाल से ही अलग अलग दिशाओं में नाविक जाया करते थे। तो ऐसे ही एक नाविक को कहा गया कि तुम इंडिया जाने का रास्ता खोजो, क्योंकि अरबों ने इस एरिया पे तो कब्जा कर लिया, ये हमें रास्ता नहीं देंगे। भाई अरब यही तो है, तो ये अपने हिस्से में बोले हम नहीं जाने देंगे, तो कोई क्या कर लेगा। वो देश अगर अड़ गया कि मैं अपने में से नहीं गुजरने दूंगा, तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। फारस की खाड़ी पे अधिकार कर लिया अरब ने, अरबों का ही पूरा इलाका था, ये आज भी है। तो ये जो फारस की खाड़ी है ना, यहाँ पानी का हिस्सा, इससे आवाजाही बंद कर दी कि यूरोप से कोई नहीं आएगा, हमारा हिस्सा है। तो अब यूरोपीय परेशान, तो एक आदमी को कहा गया, क्रिस्टोफर कोलंबस को, कि तुम जाओ और भारत की तरफ जाने का रास्ता खोजो। क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी नाव लेके साहस के साथ निकल पड़ा, चलता गया, पूरा महासागर है, पानी पानी, कुछ नहीं दिखता, ना कोई टापू, ना कोई इंसान, कुछ नहीं पता कहां जाएगा, हो सकता है मर भी जाए, कितने ही लोग तो मर जाते थे। ऐसे चलते चलते रूट पकड़ गया उधर का, जबकि रूट आना था इधर, उधर पहुंच गया। बहुत लंबी रास्ता तय करते करते, यात्रा करते करते फाइनली इसको एक दिन एक तट दिखाई दिया। ये उस तट पे गया और फिर देखा तो वहां जनता रहती थी, बड़ा खुश हुआ, इसको लगा मैंने इंडिया जाने का रास्ता खोज लिया। जबकि इंडिया जाने के लिए उसको इधर आना था, वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। उसने वहां जो लोग थे ना, उनको सोचा ये इंडिया के लोग हैं और नाम दे दिया रेड इंडियन, कि ये रेड इंडियन है। आज भी रेड इंडियन प्रजाति है, लेकिन वो इंडिया में नहीं है, वो अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती इलाकों में है, जिनको की गलती से खोज के टाइम सोचा गया था कि ये इंडिया है। तो ये कोलंबस को पता नहीं था कि मैंने इंडिया नहीं, मैंने अमेरिका खोज लिया। और इस तरह से अमेरिका, जिसका कि कोई प्लान भी नहीं था खोजने का, उसकी खोज हो गई 1492 में। 1492 में अमेरिका खोजा गया। अमेरिका किसने खोज लिया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। एक गलती में खोजा गया था, खोजना था इंडिया। इसके बाद पता चला कि भैया ये इंडिया नहीं है, तो ठीक है, नई खोज शुरू हुई। ऐसे ही खोज करते 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 बहुत लोगों ने यात्राएं की। सफल जो होता है उसका नाम लिया जाता है। यात्राएं तो ढेर लोग करते हैं, तैयारी ढेर लोग करते हैं, नाम उसका होगा जो पेपर पास करके लग जाएगा। ऐसे ही ढेरों यात्राएं की लोगों ने, यहाँ से शिप ले लेके पूरा अटलांटिक महासागर होते होते महीनों लग जाते, चलते रहते, पानी पानी, कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं कहीं रास्ते में कोई वेल मछली खा जाए, कहीं तूफान आ जाए, मर जाए। ऐसे ढेरों नाविक निकले। एक आदमी था जिसका नाम था बार्थोलोमोडियाज, लोमड़ी जैसा नाम था, बार्थोलोमोडियाज। वो पहुंचते 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 अफ्रीका के यहां तक आ गया, साउथ के बिल्कुल पॉइंट तक। यहां आके उसको लगा कि यार बहुत हो गए, कई महीने, क्योंकि ये अटलांटिक महासागर तो दूसरा वर्ल्ड का बड़ा महासागर है। तो उसको बड़ा परेशान हुआ, उसको लगा कुछ नहीं मिला इतने लंबे रास्ते में, और फाइनली यहाँ आना बेकार था। तो उसका नाम उसने रख दिया निराशा अंतरीप, इस जगह का नाम। तो ये वापस लौट गया और जाके इसने कहा वहां कुछ नहीं है।
फालतू की जगह है और इंडिया जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसके बाद एक आदमी ने हिम्मत की और चलते चलते, पुर्तगाल का था वो, चलते 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 इस रूट को क्रॉस करते 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 उसको लगा कि थोड़ा और आगे जाके देखता हूँ, क्या पता कोई रास्ता मिल जाए। तो वो बार्थोलोमोडियास के रास्ते से आगे निकला और जैसे ही आगे निकला तो उसको एक आदमी मिल गया, एक आदमी जो कि गुजरात साइड का था। उसने उससे बातचीत की, पूछा भाई कोई रास्ता जाता है क्या? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, यहाँ से रास्ता जाता है और भारत पहुंचता है। वो आदमी उसकी बात मान के, अब्दुल मनीक नाम था उसका, यहाँ से पहुंचते पहुंचते और फिर इंडिया आ गया। तो देखो यहां से बस क्रॉस करना दिक्कत था, उसके बाद तो इंडिया का रास्ता क्लियर था। जैसे ही वो इंडिया पहुंचा 1498 में भारत आने का समुद्री मार्ग खोज लिया गया। भारत पहले भी आते थे लेकिन तब यहाँ पानी का हिस्सा और लैंड एरिया से होते हुए आते थे। अब भारत आने का से पैसा लूटने की। ये पीडीईडीएफ का मतलब क्या है? पी मतलब पुर्तगाली, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको।
डी मतलब यहाँ है डच। डच कौन होते हैं? नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। नीदरलैंड ही हॉलैंड था पहले। हॉलैंड या नीदरलैंड एक ही देश है। पुराना नाम हॉलैंड था, नया नाम नीदरलैंड। और नीदरलैंड के जो निवासी है ना, उनको कहते हैं डच, TUTCH, डच। तो ये डच कहलाते हैं। ई मतलब है इंग्लैंड वाले, यानी अंग्रेज लोग, इंग्लिशमैन कह लो, ठीक है, इंग्लैंड से जो लोग आए थे। और डी का मतलब है यहाँ डेनमार्क वाले, तो डेन कहलाए ये। और एफ मतलब है ये फ्रांस है, तो फ्रांसीसी कहलाए, फ्रांस लिख देते हैं, ये डेनमार्क। तो PDEDF ये 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने कोशिश की कि इंडिया पे हमारा कब्जा हो जाए और हम इंडिया को अपने हिसाब से लूट सकें, उपनिवेश बना सकें और वहां मार्केट डेवलप कर सकें, उनसे कच्चा माल ला सकें। ये सारे अगर आप समझ पा रहे हो, पुर्तगाल यूरोप में है, डच जो जहाँ के लोग डच कहलाते हैं, नीदरलैंड यूरोप में है, इंग्लैंड भी यूरोप में है, डेनमार्क भी यूरोप में है और फ्रांस भी। इसका मतलब सारे लोग यूरोप से ही आ रहे थे। क्यों? क्योंकि यूरोप में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। यूरोप में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिसे आप कहते हैं औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सुना होगा आपने ये नाम। आपने रिनेंसा सुना होगा, पुनर्जागरण काल, जब ये दोबारा से उतरे थे नए नए फील्ड्स में, इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, मशीनें बनानी शुरू की, पेंटिंग्स बनानी शुरू की, बहुत कुछ नया नया किया। ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते थे। और उसी सीरीज में जब इनके यहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, मशीनें बड़ी बड़ी बन गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, तो उन मशीनों में यूज करने के लिए कच्चा माल चाहिए था। और कच्चे माल के लिए चाहिए होती है जमीन, क्योंकि कच्चा माल किसी ना किसी फॉर्म में जमीन से ही निकलता है। आप कच्चे माल में खेती के सामान देख सकते हैं, आप कच्चे माल में कुछ जानवर के प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये सब खेती से ही प्रभावित। जानवर भी तो खेती की चीजें ही खाएगा। तो इसलिए जिस देश के पास कच्चा माल होगा उसको के ऊपर इनकी गिद्ध दृष्टि होगी। और इंडिया आप जानते हैं बहुत अमीर था, इंडिया में बहुत सारी जमीन उपजाऊ थी, इंडिया के एक बड़े हिस्से पर खेती की जा सकती थी, चाहे कपास उगा लो, चाहे नील पैदा कर लो, चाहे गेहूं पैदा कर लो, चावल बाजरा जो मन करे, क्योंकि यहाँ जलोढ़ मिट्टी का बहुत बड़ा इलाका था। उनके देशों के पास जमीन बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी। हमारे राज्य दो मिला लो, उतने उतने देश हैं वो। अब इतने छोटे एरिया में फसल पैदा कैसे करें? इंडस्ट्रीज तो लगा ली, लेकिन मशीनें चलाने के लिए कच्चा माल नहीं है। और कच्चे माल की खोज में ये अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे कि कहाँ कच्चा माल मिल जाए, कहीं इस तरह का कपास मिल जाए जिसको कि हम शर्ट बनाने में, चादर बनाने में, कपड़े बनाने में यूज कर पाए। तो कच्चे माल की खोज में, फिर ऐसी मसालों की खोज में, क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन थे, इनके देश में मसाले नहीं होते, वहां से ये, और स्टार्टिंग तो मसालों से ही हुई थी इनफैक्ट। फिर धीरे धीरे करके ये PDEDF इंडिया में आने की कोशिश करने लगे। PDEDF जैसे लिखा है, आए ऐसे ही हैं, लेकिन कंपनी ऐसे नहीं बनी। कंपनी कैसे बनी? सबसे पहले पोर्टुगीज या पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी बनाई, 1498 में आया था ना, तभी कंपनी बना दी कि व्यापार करेंगे। डच जो बनी कंपनी, ये बनी है आपकी 1602 में, लेकिन आए हैं ये इंडिया में पहले। इंग्लैंड वालों की कंपनी बन गई थी 1600 में, लेकिन आए बाद में। डेनमार्क की कंपनी बन गई थी 1616 में, और फ्रेंच कंपनी बन गई थी 1664 में। सन है कंपनी बनने के, कि कब कब कंपनी बनी, तो ये आपको याद रखने हैं। सब PDEDF इंडिया में आने के हैं। अब ध्यान से देखो, पुर्तगाली पहले आए, कंपनी भी पहले है। सबसे लेट फ्रांसीसी आए, कंपनी भी लेट है। डच, ये डेनमार्क वाले सेकंड लास्ट है कंपनी। ये दो उल्टे कर देना। अगर पूछे कंपनी पहले कौन सी बनी, तो पहले इंग्लैंड की बनी 1600 में। लेकिन इंडिया में कौन आया? पहले कंपनी बना के अपने देश में बैठे थे ये। इंडिया में पहले आए हैं डच और फिर आए हैं इंग्लैंड वाले, ठीक है। तो अगर पूछे आने की सीरीज, तो PDEDF, लेकिन कंपनी बनने की सीरीज में बीच के दो चेंज करने हैं। पहले पुर्तगाली कंपनी बनी, उसके बाद इंग्लैंड की कंपनी बनी, फिर डच वालों की कंपनी बनी, पीछे वाले सेम रहेंगे, यानी डेनमार्क और फ्रेंच, ठीक है। एक याद कर लो, PDEDF, ई और डी को बदल देना। अगर कंपनी बनी पूछे तो पूछते हैं वो, ताकि बच्चा गड़बड़ी में, हड़बड़ी में उसको गलत करे। कंपनी आने का क्रम है ये, इंडिया में आने का, लेकिन कंपनी बनने का क्रम हमें ये याद रखना है, ठीक है। तो आने का क्रम है PDEDF, लेकिन बनने का क्रम है, तीन सेम है, इनको उल्टा कर देना। 1600 और 1602, 1616, 1664, 1498, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडिया में कौन सी पहले आई। पुर्तगाली पहले आए। ये पुर्तगाली कैसे आए, मैंने रास्ता समझा दिया। आए और आते ही इंडिया में केरला में सबसे पहले जो आदमी पहुंचा, कालीकट के तट पर पहुंचा, केरल में। इन्होंने 1498 में अपनी कंपनी बना दी।
उस्तादो द इंडिया, कहीं कहीं मुस्तादो द इंडिया लिखा है, कहीं कहीं एस्तादो द इंडिया, जो भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी बना दी और कंपनी बना के 1498 में बोले यहाँ से व्यापार करेंगे। एक दो बार आया ये जल्दी जल्दी में, जैसे 1498 में आया, फिर अगले साल फिर आके इसने देखा कैसे क्या कुछ रास्ता है, ठीक है कि नहीं है, और महज 5 साल में 1503 में, 5 ही साल तो हुए, ये अपनी यहाँ और अपनी एक फैक्ट्री लगा लेते हैं इंडिया में। 1500 याद करो, अभी 1526 पानीपत का पहला युद्ध भी नहीं हुआ, अभी दिल्ली सल्तनत चल रही है। 1504 में तो हमारा ये शहर आगरा बसा था ना, सिकंदर सूरी ने जो बसाया था। तो आप याद करो कि ये दिल्ली सल्तनत के मालिक हैं, साउथ की तरफ अभी कोई ताकतवर नहीं है। उसी दौर में ये आता है और 1503 में अपनी फैक्ट्री बना देता है पुर्तगाली। कहाँ बनाई? कोचीन में, पहली फैक्ट्री केरला के कोचीन में। अब इसने फैक्ट्री बना दी तो किसी को ज्यादा दिक्कत ही नहीं, क्योंकि इंडिया बहुत रिच है, अड़ोसी पड़ोसी सबका बढ़िया पेट भरा हुआ है, इंडिया पे कोई राज नहीं कर रहा। दिल्ली सल्तनत वाले मेनली उत्तर भारत में अपना इन्वॉल्व हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अभी इंडिया में जनसंख्या कम है, रिसोर्सेज ज्यादा, हर किसी का बढ़िया पेट भरता है, यहाँ खूब सोना है, सब कुछ भरा पड़ा है, तो हमें ज्यादा चिंता नहीं है। इन्होंने अपनी फैक्ट्री बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। 1503 में बनी थी ना ये, जब ये कंपनी की छोटी सी फैक्ट्री, बहुत छोटी सी फैक्ट्री बना दी, तो फिर कहा कि भाई इस फैक्ट्री को संभालने वाला भी तो चाहिए, तो इन्होंने कहा अपना एक गवर्नर भेज दो। 1503 में जो फैक्ट्री बनी, इसमें एक छोटा सा एक ऑफिसर मान लो गवर्नर आ गया, जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ज्यादा फेमस बोल देते हैं डी अल्मीडा, डी अल्मीडा, किसी को अल्मेडा भी लिख देते हैं कहीं कहीं। तो फ्रांसिस्को नाम फ्रांस जैसा है लेकिन है पुर्तगाल का। छोटी सी फैक्ट्री बनाई, भाई कोई पूछने वाला है ही नहीं, क्योंकि खाली पड़ा है सब कुछ, पानी का इलाका है, और फैक्ट्री में कहा भाई मालिक कौन, तो ये संभाल लेगा, इसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, डी अल्मीडा बढ़िया काम करने लग गया। 1503 से लगा लो 1500 लगभग 9-10 के आसपास तक इसने काम किया, लेकिन काम से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस अपना ठीक है छुटपुट सा काम संभाल रहे हैं। 1510 आते आते 9-10 के बीच में इन्होंने कंपनी का गवर्नर बदल दिया। पुर्तगाल से एक आदमी आया जिसका नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ये बड़ा चालाक आदमी है, बहुत तेज आदमी है। अल्मीडा ने तो सिर्फ एक बेस सा, ठीक है भैया मैं काम कर रहा हूँ, और कोई पूछेगा तो बता दूंगा कि ऐसे ऐसे हम लोग अपने देश से यहाँ काम करने आए हैं। लेकिन अल्बुकर्क महाचालाक है, मतलब ये बहुत तेज बुद्धि का आदमी है। अल्बुकर्क ने अपना काम जमाया और अल्बुकर्क ने देखा कि इस एरिया में बढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा राजा वाजा नहीं है जिससे कि हम डरें, और ये पूरा इलाका खाली पड़ा है, तो क्यों ना हम यहाँ कामकाज जमा लें। तो अल्बुकर्क ने क्या किया, यहाँ पे उस टाइम ना बीजापुर वगैरह जो थे, विजयनगर बीजापुर, छोटे छोटे से इलाके, ज्यादा बड़े नहीं, उनका राजपाट था। तो बीजापुर से लड़के इस अल्बुकर्क ने और यहाँ एक हिस्सा उनसे छीन लिया, ये हिस्सा था गोवा, तो गोवा पे अधिकार कर लिया, गोवा को छीन लिया एक लोकल राजा से लड़के। उस राजा की इतनी औकात भी नहीं थी, इतना ताकतवर भी नहीं था कि इनको भगा पाता। उसने सोचा क्या फर्क पड़ता है, क्यों लड़ना, इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है, ये यहाँ लड़ रहे हैं तो तुम लड़ो मरो, हम दूसरे में हिस्से में रह लेंगे। तब आबादी बहुत कम थी, तब इंडिया ऐसे 130-31 करोड़ का नहीं था, तब इंडिया था कहीं कहीं देखने में मिलता, सब कुछ खाली पड़ा था, कोई कहीं भी रह लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तो अल्बुकर्क ने जो काम किया, वो सबसे पहला काम क्या किया कि कोचीन तो राजधानी रखी, लेकिन जो बीजापुर का छोटा मोटा एक राजा था लोकल, उससे छीन
लिया गोवा, और फिर गोवा छीन के इसने यहाँ के मंदिर तोड़ दिए। सबसे पहला काम किया मंदिर तोड़ो, ताकि इनकी जो ये सोच समझ है, ये जो आगे बढ़ रहे हैं, ये हिंदुत्व वाली बात ये खत्म हो जाए। तो मंदिर तोड़ दिए। मंदिर तोड़ के इसने यहाँ अपने जो इनका धर्म था ईसाई धर्म है, इसको बढ़ाने के लिए यहाँ चर्च, छुटपुट से चर्च बना दिए। अब ये हम सबके लिए अजीब था कि भाई कौन लोग हैं, क्या चर्च क्या होता है, हमें क्या पता, हमारे यहाँ कोई था ही नहीं। लेकिन इसने क्या किया कि भैया हम कुछ लोग हैं, मान लीजिए वहां से 700-800 लोग आ गए, 200-500 कुछ आ गए, तो हम तो कुछ दिन बाद मर जाएंगे। यहाँ के लोग हो सकता है हमें गुस्से में आके मार भी दें, हमारी जनसंख्या बढ़नी चाहिए। ये प्लान कौन कर रहा है? अल्बुकर्क, जो बहुत लंबी रेस का घोड़ा, लंबा टिकेगा ये। और अल्बुकर्क को लगता है कि यार अगर हमें यहाँ आबादी बढ़ानी है ना, तो अब ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पे जो है अपने बीवी बच्चों को ले आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहीं की लोकल महिलाओं से हमें शादी करनी पड़ेगी, और फिर जब हमारी जनरेशंस आगे बढ़ेंगी ना, तो आज से 20, 30, 50, 100 साल बाद, 200 साल बाद हमारे यहाँ ढेर सारे हमारी ब्रीड के लोग होंगे। देखो कितना लंबा गेम सोच रहे हैं ये। और इन्होंने क्या किया, इस गोवा में उस टाइम पे इंडिया में ना सती प्रथा थी बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। सती प्रथा के पहले साक्ष्य याद करो, गुप्त काल में दिखे थे। भानु का एरन अभिलेख, जिसमें सती प्रथा का बताया गया था 510 ईस्वी। तो 510 से अब हम बात कर रहे हैं 1500 के आसपास की, यानी 1000 साल से इंडिया में सती प्रथा चल रही है। जिस औरत का हस्बैंड मर गया, बचपन में शादी कर देते थे, जिसका हस्बैंड मर गया जो कि बहुतों के मरते थे, उसको फिर सती कर देते, तो औरतों को जला देते थे। तो इनको लगा कि अगर अपने इलाके में हम सती को बैन कर दें तो ये विधवा औरतें कहाँ जाएंगी? भाई विधवा औरत का जो ससुराल है वो तो उसको रखेगा नहीं, उनका लड़का मर गया तो वो उसको क्यों रखेंगे? और जो लड़की के घर वाले हैं ये कहते थे भाई हम नहीं अब इसका देखरेख कर सकते, क्योंकि लड़कियां उस टाइम में सच में बोझ मानी जाती थी। तो वो जो महिला बच गई, जो विधवा है, वो क्या खाएगी, कहाँ रहेगी, क्या पहनेगी, उसकी कैसे लाइफ कटेगी? और सती वो होने नहीं देंगे। तो इसने, ये बड़ा चालाक था अल्बुकर्क, किसने कहा कि सती नहीं हो रही हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना तुम घर जा सकती, ना तुम ससुराल जा सकती, हम तुमसे शादी करेंगे। मतलब कितना चालाक है, ये दिखा रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर एहसान करेंगे, जबकि इसकी प्लानिंग ये है कि इन औरतों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये कहाँ जाएंगी? तो ये दुखी होके फाइनली हमारे ही जो ये सैनिक और इस तरह के छुटपुट से लोग हैं फैक्ट्री में काम करने वाले, इनसे शादियां कर लेंगी। और इनसे शादी करके जब इनकी अगली पीढ़ियां आएंगी तो 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी बाद ये प्रॉपर पुर्तगाली तो होंगे। फिर इनके सारे जो वो इंडियन जो गुण हैं वो खत्म हो चुके होंगे। तो इस तरह करके बहुत इन्होंने अपनी लंबी, बहुत ज्यादा लंबी दूर की बात सोच ली। ऐसा हम जैसे इंडियन सोच भी नहीं सकते कि ऐसा प्लान कर लें। ये जितने लोगों के बारे में बताऊंगी ना, इन्होंने अपने लिए काम नहीं किया, इन्होंने ये सोच के काम किया कि कैसे हमारे देश का यहाँ राजपाट जमेगा, मुझे हो ना हो फायदा, लेकिन आने वाली नस्लें जो हैं वो फायदा उठाएं। तो इसने अपनी तादाद बढ़ाने के लिए, कितना चालाक आदमी है, ये सती प्रथा हमारे फायदे के लिए बंद नहीं की, ये सती प्रथा अपनी आबादी बढ़ाने के लिए कर दी। तो इस तरह धीरे धीरे करके इसको ये पता था कि इसका सुख शायद मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में पुर्तगाल बहुत बहुत इलाकों पे हावी हो जाएगा, क्योंकि जिसकी आबादी ज्यादा होती है उसी की चलती है इलाके में। चलिए, अब अल्बुकर्क ने अपना प्रॉपर्टी भी बढ़ा ली और अपनी जनसंख्या पे भी काम कर लिया। इसने मंदिर तोड़ दिए, चर्च बनाने शुरू कर दिए। बाद में यहाँ पर एक और आदमी आएगा। तो अल्बुकर्क क्या कहलाता है? ये कहलाता है वास्तविक शासक है। असलियत में इसी ने काम किया अपने कम्युनिटी के लिए। इससे पहले जो आया उसने कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया, लेकिन इसने बहुत चालाकी से काम किया। अच्छा, ये तो किया ही किया, इसके अलावा इसने क्या किया, इसने जो ये साउथ का हिस्सा है ना इंडिया से लगता, इसने ये देखा कि मुझे ज्यादा प्रॉपर्टी अंदर नहीं बढ़ानी, 1-2 इलाके जैसे कोचीन इसका, गोवा इसका। अब इसको लगा यार अगर मैं ज्यादा हाथ पैर मारूंगा ना तो ये इंडियन इकट्ठे होके कहीं मुझे भगा दे यहाँ से, तो समझदारी नहीं है। इसीलिए इसने क्या किया, गोवा को राजधानी भी नहीं बनाया, बस गोवा छीना था, राजधानी कोचीन थी। इसको लगा कि जितना पानी का व्यापार होता है, व्यापार तो बहुत ज्यादा उस टाइम भी होता था, क्यों ना मैं इस पे अपना एकाधिकार कर लूं। और इंडिया के आसपास आप अच्छी तरह जानते हैं ये पूरा पानी है, बंगाल की खाड़ी, और अपोजिट साइड में अगर देखें तो अरब सागर है, अरेबियन सी है, और अगर नीचे देखें तो हिंद महासागर है। ये पूरा पानी पानी तो है, इस पूरे में व्यापार किया जा सकता है, ये सबको दिखता था। तो इनको लगा ज्यादा अंदर घुसने के ना इनके देश में तो मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, क्या पता कौन कितना ताकतवर और हमें भगा दे, मार दे यहाँ पे। और ये जो हमारी प्लानिंग है लंबे कि भाई हम 200 साल बाद तो इस देश पे राज करेंगे, वो हमारी फ्लॉप हो जाए। इसीलिए इसने सबसे पहले सोचा कि मैं कैसे इस पानी के ऊपर कब्जा करूं। पानी के ऊपर कब्जे से मतलब है व्यापार को मैं अपने अंडर लूं। तो अल्बुकर्क ने, जो बहुत ही चालाक आदमी है, इसने इस नीचे के पूरी टेरिटरी पर, पानी पर अपना प्लान करके, ब्लू वाटर पॉलिसी है ये इसकी, ब्लू वाटर पॉलिसी,
इसी को कहा जाता है हिंदी में शांत जल की नीति। बड़ा चालाक था ये, शांत जल की नीति। पेपर में आ जाएगा किसने दी थी शांत जल की नीति, इसको समझ लेना। तो इसके तहत इसने क्या किया, इंडिया के इधर की तरफ जाएं बहुत ज्यादा तो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है ना, आपने मैप में देखा होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच से में यहाँ मान लीजिए यहाँ एक जगह पड़ती है मलक्का, जिसको आप मलाया भी कह देते हैं, या मलक्का, मलक्का ये इलाका। और इस तरफ अगर जाते हैं तो देखो फारस की खाड़ी जहां अरब बैठ गए थे वहां पे हरमुज एक जगह पड़ती है, हरमुज यानी ईरान इराक के आगे वाला इलाका समझ लो, पानी से जुड़ा हुआ। और इस तरफ मलक्का। इन लोगों ने जो ये अल्बुकर्क है क्या किया, यहां से यहां तक पूरा इलाका अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ कोई आदमी तो रहता नहीं, पानी पानी है, लेकिन इस पूरे इलाके पर इन्होंने राज अपना शुरू कर दिया। कैसे कि इन्होंने ये एक तरह का कानून बना दिया कि अगर कोई भी शिप यहां से जाएगा इस एरिया से, अब ये देखो इंडिया इसके हेरफेर में आ गया, यहाँ तो ये बैठे ही हैं, इस एरिया से अगर कोई भी शिप जाएगा व्यापार करने तो उससे हमारा यानी पुर्तगालियों का, यानी अल्बुकर्क पुर्तगालियों का कार्टेज लेना होगा। कार्टेज एक तरह का टैक्स मान लो, एक तरह का परमिशन लेटर मान लो। जैसे आप गाड़ी चलाते हो लाइसेंस होता है ना आपके पास, तो इसी तरह से कार्टेज एक परमिशन का लेटर है जो कि कौन देंगे, पुर्तगाली। और ये हर शिप पे लगा होना चाहिए जो यहां से गुजरेगी। अगर किसी शिप पर ये नहीं लगा है तो उसको लूट लिया जाएगा। ये झूठ क्या बोलने लगे कि समुद्री लुटेरे लूटेंगे, जबकि रियलिटी ये खुद ही लूटते थे। ये कोई भी मान लीजिए अब यहाँ से कोई शिप आ रहा है और उसने सोचा मैं क्यों दूं, इस तरह का टैक्स क्यों दूं मैं, और मैं तो अपनी रक्षा खुद कर लूंगा। वो यहाँ से आएगा, जैसे ही वो कहीं बीच में आएगा, इनके तो हथियार है ना, तो यहाँ रहते हैं, तो तुरंत से पता चल गया कि ऐसे ऐसे शिप आ रहा है, यहाँ से भाग के आया, अपने लूट लिया उसको। और फिर क्या कहते हैं कि देखा हमने कहा था ना टैक्स दे दो नहीं तो तुम्हें कोई लूट लेगा। बाद में ऐसे प्रिटेंड करते कि पता नहीं कौन लूट के ले गया। पायरेट्स बोलते हैं समुद्री लुटेरों को। तो सब लोगों के मन में एक डर हो गया कि यार अगर अपना सामान ले जाना है, क्रॉस कराना ये पूरा, तो इसमें किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, पुर्तगालियों की, कार्टेज लेना पड़ेगा। ये शांत जल की नीति है, कमाई का कितना बढ़िया जरिया है। अगर टोल टैक्स रोड पे लेते हैं तो रोड बना के देना पड़ता है ना, पुल बनाना पड़ता है, रोड बनाना पड़ता है। इनको कुछ नहीं बनाना पड़ा, लेकिन सब लोग डर के मारे इनको टैक्स देने लग गए। जो व्यापार करेगा वो इनके सामने हाथ जोड़ के, इनको स्वामी मान के, और अपना नाम देखो क्या रखा, बोले हम हिंद महासागर के स्वामी हैं। कौन कह रहा है ये बात, ये कह रहे हैं पुर्तगाली। हमारी मर्जी के खिलाफ यहाँ एक भी शिप जहाज लदा हुआ नहीं जा सकता, नहीं तो वो लूट लिया जाएगा। उस पे क्या लगा होना चाहिए, कार्टेज। कार्टेज यानी परमिशन लेटर, और परमिशन के बदले पैसा लेंगे। तो कितने चालाक है, अपनी कमाई का कितना तगड़ा जरिया। किसने किया है ये काम, अल्बुकर्क ने। इसीलिए ये कहलाता है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो छोटा मोटा जो भी था उसका संस्थापक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया, आया बैठा काम किया चला गया। इसने गोवा छीना, सती प्रथा बंद की ताकि इनकी आबादी बढ़े, तो वैसे भी काम किए, और फिर शांत जल की नीति के नाम पे उस टेरिटरी का मालिक बन के बैठ गया, हिंद महासागर का स्वामी। तो इनको बहुत ज्यादा फायदा, जो बेस बना दिया ना पुर्तगालियों का, वो अल्बुकर्क ने बना दिया। इस अल्बुकर्क के बाद ये मैंने दिखा दिया आपको, मलक्का और हरमुज, इन पे अटैक किया था 1511 में। 10 में तो ये आया ही था, गोवा छीना था इसने, 9 में आया था, फिर 11 पे इसने करके पूरा अपना एरिया जो है सेफ हो गया। अब इसके बाद एक आदमी आया तीसरे नंबर पर, जिसका नाम है नूना डी कुन्हा। ये एक आदमी का नाम है, ये भी बहुत चालाक है। 1529 में जब ये आया तो इसने अपनी राजधानी कोचीन से चेंज कर दी। काफी साल तो कोचीन रही, फिर जो छीना था ना इन लोगों ने बीजापुर से, क्या था वो, गोवा। इस गोवा को अपनी राजधानी बना दिया। तो अब इनकी राजधानी जो मेन है वो गोवा है। किसने बनाई है ये गोवा राजधानी, क्यों बनाई समझे, क्योंकि अब तक यहाँ आबादी दिखने लग गई थी। कई साल बीत गए ना, तो जो अगली पीढ़ियों में बच्चे दिखने लग गए वो दिखने लग गए, तो इनको लगा भाई ये इलाका ठीक है, हम यहाँ अपना हमारी आबादी भी दिखने लग गई है और ये हमारी राजधानी होगी। तो देखो कितना लंबा गेम सोचते थे ये। हम इंडियंस कितने शांत शरीफ थे, ये चीजें हमने कभी सोची नहीं, जो इन्होंने लंबे प्लान बना लिए कि ऐसा होगा 20 साल बाद यहाँ जो बच्चे दिखेंगे छोटे वो सारे पुर्तगाली दिखेंगे, और उसके 20 साल बाद जो जवान दिखेंगे वो पुर्तगाली दिखेंगे, और अगले 60-70 सालों में पूरा पुर्तगाली ही दिखेगा। और आज भी कभी आप गोवा जाओगे ना तो आपको सच में जाके लगेगा कि ये इंडिया का हिस्सा नहीं है, कुछ अलग ही कल्चर है। गोवा आज भी ऐसा फील होता है कि कहीं अलग कंट्री में हम आ गए हैं। वहां के लोगों का रहन सहन खान पान, आज भी गोवा में, ओल्ड गोवा जो है ना, पूरा पोर्टुगीज बिल्डिंग है, पूरे की पूरी। मैंने देखा इसलिए आपको बता रही हूँ, पूरी बिल्डिंग्स है, कॉलोनी की कॉलोनी है, उनकी खिड़कियां, उनके दरवाजे अलग सा
पोर्टुगीज इमारतों का, कई तो वहां बड़े बड़े होटल्स बन गए हैं पुराने घरों में ही। तो ये जो पोर्टुगीज कल्चर है ना, इसका कारण मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और गोवा तो हमें इन्होंने दिया ही नहीं था, आजादी मिल गई पर गोवा हमारा नहीं हुआ। 1961 में इनको पीट पीट के यहाँ से भगाया, तब गोवा हमें मिला, वरना गोवा हमारे पास था नहीं। 61 तक अगर किसी को गोवा जाना था तो उसको फिर वीजा लगाना पड़ता था, जैसे विदेश में वीजा लगता है ना, ऐसे वीजा विद परमिशन यहाँ एंट्री होती, जबकि हिस्सा हमारा था। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे इस देश में और सबसे आखिर में गए हैं। इंग्लैंड वाले लेट आए थे, चले भी जल्दी गए। 5 में से ना 2 को तो ज्यादा मतलब ही नहीं था, एक तो डच को ज्यादा मतलब नहीं था यहाँ, एक डेन को, वो दोनों जल्दी चले गए। आए, थोड़ा बहुत कामकाज देखा, जितना हो सका लूट के और भाग गए, वापस चले गए। लेकिन 3 टिके थे इंडिया में, अंग्रेज और फ्रांसीसी और पुर्तगाली। इनमें सबसे ताकतवर फाइनली अंग्रेज साबित हुए। और फ्रांसीसियों का छोटा सा हिस्सा था दक्षिण भारत में, जो ये पौंडीचेरी वाला इलाका है, ये वाला, ये फ्रांसीसियों ने हमें बाद में दिया। 1954 में गए हैं, 53-54 के आसपास। और जो पुर्तगाली हैं ये गोवा में लास्ट तक बैठे हुए, दमन दीव गोवा सब इनके ही थे, ठीक है। चलिए, तो अल्बुकर्क मैंने बताया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बताया, और अब नूना डी कुना। इसने गोवा को क्या बना लिया, राजधानी। और इसने अब थोड़ी टेरिटरी बढ़ेगी इनकी, जैसे पहले ये कोचीन में थे, फिर गोवा पे अधिकार किया, अब राजधानी बन गई। इसके बाद यहाँ गोवा, ये जो है ना अपना गुजरात, इसके पास आपने सुना होगा दमन और दीव, 2 बहुत छोटी छोटी यूनियन टेरिटरी हैं, बहुत ही छोटी हैं। दीव और दमन दोनों में फोर्ट्स बना लिए, किले बना लिए। और जो ये दीव है बिल्कुल पानी के पास, दोनों बिल्कुल पानी से लगते हैं। यहाँ आज भी फोर्ट एज इट इज खड़ा है, बहुत बड़ा सा किला है, बहुत बड़ा सा किला। और इस किले के ना एक तरफ तो एंट्री शहर है जो बसा हुआ है आज, और इसके 3 तरफ आज भी एज इट इज पानी, क्योंकि यहाँ है ना, तो आप ये लगा लो 3 तरफ पानी है। आप किले की दीवार पे जब चढ़ के देखोगे तो आपको पूरा दूर दूर तक अरब महासागर दिखाई देगा, बहुत सुंदर। और सोचो वो 1529-35 इसके बीच में बना किला था, आज 2035 आने वाला है। इतने साल, 500 साल बीत गए, लगातार पानी की लहरें टच करती हैं उस किले को, उस किले की जो दीवारें हैं ना, वो पानी की लहरें टच करती हैं बिल्कुल, लेकिन वो एज इट इज खड़ा है। इतने सालों में आप हमारे आज के घर देखो जो हम बनाते हैं, 2 साल के बाद घर में कहीं कहीं सीलन दिखने लगती है, पपड़ी सी हो जाती है। कितना ही पैसा लगाओ, कितना ही अच्छा आर्किटेक्ट हो, कितना ही महंगा बिल्डिंग मटेरियल, 2 साल में घर में कहीं ना कहीं नीचे ऊपर कहीं ना कहीं सीलन दिखेगी। लेकिन इसको देखना, इतना मजबूत किला है ये दमन दीव वाला जो मैंने देखा, उसके बारे में बता रही हूँ कि पानी इतनी तेज लहरें धड़ाधड़ उसको टच करती हैं। सोचो 24 घंटे कितने सालों से लगातार पानी की लहरें उसको मार रही हैं, और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज वो किला खड़ा है। आज भी वो तोप जो उस टाइम पे लगा दी गई थी, किले के ना तीनों तरफ तोप रखी हुई है, आज भी रखी हुई है। वो अलग बात है कि वो चलती नहीं है। वो तोप क्यों रखी गई थी कि अगर कोई समुद्र में से, सागर में से आता दिखाई दे, जो मान लो लूटने के लिए आ रहा है या कुछ भी इस तरह का, तो उसको तोप से तुरंत पानी में ही उड़ा दे। तो दमन और दीव 2 अलग से शहर टाइप थे, दोनों में किले बनाए इन पुर्तगालियों ने, और पानी से लगते हैं। जो इनके बीच में कोई भी दिखता था उस पर तुरंत तोप से ये अटैक करते थे। आज भी वो तोप एज इट इज खड़ी हुई है, कुछ छोटी है, कुछ बहुत बड़ी बड़ी है। तो ये किस तरह से बस रहे हैं वो आपको समझा रही हूँ। धीरे धीरे करके इन लोगों ने क्या किया, पहले देखो अपनी आबादी बढ़ाने लग गए, गोवा छीन लिया, पानी के सारे सिस्टम पे नीचे अधिकार कर लिया, और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते दमन दीव टाइप के इलाके भी इन्होंने छीन लिए। इनका बढ़िया, बहुत बढ़िया कामकाज चल रहा। लेकिन जब ये कामकाज चल रहा है ना, इसी दौर में अब इंडिया में मुगल आ जाएंगे। 1526 में मुगलों की शुरुआत हुई, भाजसा। तो अब मुगलों के सामने इनकी इतनी औकात नहीं रहेगी कि ये बहुत फ्री होके आगे बढ़ पाए, क्योंकि मुगल दिल्ली और अपना ये आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, इनमें तो मेन रहते हैं ना। वैसे उनका राज पूरे भारत पे है, लेकिन ये इतने चुपचाप गुमनाम तरीके से काम कर रहे हैं कि अभी ये ज्यादा न्यूज में नहीं है, ज्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो पुर्तगाली अपना चुपचाप गुमनाम तरीके से काम करते चले गए। ये 3 नाम काम के हैं। पहला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो पहला था, वास्तविक कहें तो अल्बुकर्क, और अगर कहें कि ये जो फोर्ट वगैरह है तो नूना डी कुना, ठीक है। ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पुर्तगाली आए, मैंने क्या बताया, PDEDF। पुर्तगालियों के बाद कौन आने लग गए यहाँ, डच आने लग गए। डच कौन है, नीदरलैंड के डच हैं, जो हॉलैंड के, नीदरलैंड के निवासी हैं, वो डच कहलाते हैं। अब डच की कहानी साथ साथ शुरू कर देते हैं। ये जो डच है ना, ये पहले गुलाम थे। किसके गुलाम थे ये, स्पेन के। तो जैसे ही ये स्पेन के चंगुल से निकले, इनको लगा यार हमें भी अमीर बनना है,
अमीर बनने का रास्ता क्या? सोने की चिड़िया में आ जाओ और कितने ही पैसे ले जाओ, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ना और ना यहाँ पे कोई रेजिस्ट करने वाला। तो स्पेन की आजादी से तुरंत आजाद हुआ जो ये नीदरलैंड था, छोटा सा देश, इसको भी अमीर बनने का चस्का लगा कि भैया मुझे अमीर बनना है। तो इंडिया का रास्ता इसको दिखाई दिया, ये यहाँ आ गया और यहाँ आना इसका कामयाब भी हुआ। इसने भी आके धीरे धीरे करके व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। अब जब इंडिया में व्यापार का ऑलरेडी एक आया हुआ है तो उसका काम देख के दूसरा उसी फील्ड में आसान होता है ना। जैसे पहला स्टेप लेना मुश्किल होता है, अगर किसी ने एक फील्ड में काम कर लिया तो दूसरे को एक आइडिया लगता है कि यार ऐसे ऐसे तरीके से काम किया जाता है। तो धीरे धीरे करके जो डच थे ये पुर्तगालियों के नक्शे कदम पे चलते हुए इंडिया की तरफ आए और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में नहीं लगाई, कोचीन तो यहां था ना, इन्होंने इस तरफ लगाई, इस तरफ मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। इसी को कुछ लोग मछलीपट्टनम भी कहते हैं। अब ऐसे आजकल ना मछली ज्यादा होती है ना यहाँ, तो मछलीपट्टनम। और ये कहाँ पड़ेगा? आज के आंध्र प्रदेश में। तो केरल, आंध्र प्रदेश साउथ के इलाके हैं, एक अपोजिट हो गए, ये पूर्व का वो पश्चिम का, अलग अलग हो गए ना। इस तरफ ये पूर्वी तट हो गया और इस तरफ ये पश्चिमी तट है, क्योंकि इधर तो पूर्व है अरुणाचल प्रदेश। तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा ली पुर्तगालियों से थोड़ी सी अलग। धीरे धीरे करके ये चालाकी, ये भी चालाक है, इनके सामने तो पुर्तगाल एग्जाम्पल है, तो उसकी तरह ये अपनी टेरिटरी बढ़ाएंगे। ये भी आसपास के इलाकों में व्यापार करने लगे, फिर श्रीलंका तक पहुंचे, फिर मलक्का मलाया तक पहुंचे, फिर आगे पहुंचने लग गए और फाइनली जाके इनके इलाकों पे भी आने लग गए, इनके आसपास। तो पुर्तगालियों को टक्कर देने के लिए कौन है? डच। और अगर आपको बताऊं तो डच हावी होने लग गए धीरे धीरे करके डच इनके ऊपर। डच बने कब हैं? ये कंपनी बनी है 1602 में, वो 1503 से काम कर रहे हैं, उनको 100 साल हो गए, लेकिन अब उनकी रिप्लेसमेंट आने वाली है। तो 100 साल बाद जो कंपनी निकल के आई है 1610 में, 1602 में जो कंपनी बनी है वो धीरे धीरे करके और अपना एरिया, टेरिटरी सब कुछ बढ़ाने लग गई। तो इन पे हावी होने लग गए और इनके इलाकों में घुसपैठ करने लग गए। जहां ये है ना वहीं वो भी अपनी फैक्ट्री बनाएंगे, वो भी वहीं व्यापार करेंगे। तो एक तरह से कंपटीशन देने लग गए, दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन में ज्यादा ऊपर निकल गए डच। डच इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर हावी होते चले गए। ये 1-2 साल में नहीं होता, इसमें 20, 30, 50, 100, 200 साल भी लग जाते हैं। जैसे अंग्रेज एकदम से हावी थोड़ी हुए, यहाँ आ तो 1608 के बाद गए थे ना, लेकिन यहाँ बसने की जो ये था कि इंडिया पे इंडिया को छीन लो, वो 1757 की लड़ाई है, 150 साल का टाइम लगा। ऐसे ही इनको अब पुर्तगालियों के पंजे उखड़ने लग गए, इनके पैर उखड़ने लग गए, क्योंकि इनकी जगह पे कौन आने लग गए हैं? डच। और वो धीरे धीरे करके टेरिटरीज को हड़पते जा रहे हैं। तो ये डच जो हैं ये 1602 में कंपनी बनी है और धीरे धीरे 50-60 साल में ये इतने हावी हो गए कि पुर्तगालियों को इनसे डर लगने लग गया। कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि पुर्तगालियों को लगा यार ये ज्यादा हावी हैं। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, एक जो तीसरी कंपनी है इंग्लैंड वाली, इसको बोलते हैं BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पूरा क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये राज करेंगे, इनका हमें जानना जरूरी है सारी चीजें। बाकी उन्होंने तो सिर्फ यहाँ कोशिश की, इसने यहाँ राज किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कभी अब डच को रिप्लेस देखो कैसे करेंगे। डच ने इनकी चीजें छीन ली हैं, अब ये डच से बचने के लिए क्या करेंगे, इसलिए इंग्लैंड बीच में आएगा। अब देखना क्या हुआ, 1600 में कहीं कहीं 1599 लिखा है एक आधी किताब में, एक कंपनी बनती है ब्रिटेन में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये प्राइवेट कंपनी है, 217 आदमी, थोड़े थोड़े पैसे, जैसे मान लीजिए कोई 20 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 1000 रुपए मिलाते हैं, 217 आदमी और एक प्राइवेट कंपनी बनाते हैं। वो भी हमारी एक कंपनी है और हम व्यापार करेंगे, हम इंडिया के साथ व्यापार करेंगे, जो नुकसान होगा तो हमारा, फायदा होगा तो हमारा। लेकिन इस व्यापार करने के लिए हमें परमिशन चाहिए, क्योंकि अपने देश से परमिशन लेनी पड़ती है ना। तो महारानी ब्रिटेन से हम लोगों को परमिशन चाहिए। महारानी ब्रिटेन क्यों दे परमिशन? क्योंकि हम आपको टैक्स देंगे, हम जो कमाएंगे ना उसमें हम देश की सरकार को टैक्स देंगे, तो सरकार को टैक्स ही चाहिए। तो ब्रिटेन की महारानी से एक चार्टर पे साइन कराते हैं और कहते हैं कि 15 साल के लिए तुम्हें व्यापार करने की छूट दी जाती है इंडिया और आसपास के देशों में। यानी जो ये एशियाई देश है ना, यहाँ आपकी कंपनी को परमिशन दी जाती है, आप व्यापार कर लीजिए। परमिशन मिल गई कब? 1600 में। 1601 में एक आदमी आया यहाँ पर, अगले ही साल, कैंस्टर नाम है उसका, जहाँ हिस्ट्री में नाम लिखा भी नहीं है। एक आदमी आया कैंस्टर, कुछ नहीं किया इसने, बस आया और चला गया। दूसरा आदमी आया जॉन मिल्डन हॉल, जॉन, इसका नाम एक आधी किताब में मिल जाएगा, मिल्डन हॉल, ये दूसरा आदमी है, 1604 में आया।
इसने भी कोई खास काम नहीं किया, लेकिन फिर भी इसका नाम एक आधी किताब लिख देती है, कैंसर का नाम भी नहीं मिलता। 1608 में एक आदमी आएगा जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। ये मैंने जहांगीर में तुम्हें बहुत अच्छी तरह बताया था, जिसको 400 का मनसब भी दिया था 1608 में। ये 4 साल लगभग इंडिया में रहा, किस चक्कर में कि कैसे मुझसे ये जहांगीर खुश हो जाए और मैं कैसे इससे परमिशन ले लूं व्यापार करने की, क्योंकि भाई मुगल बादशाह है, इसकी परमिशन के बिना तो काम नहीं चलेगा, और अगर ये परमिशन दे देगा तो मेरी कंपनी जो है वो व्यापार करने में सक्षम होगी। तो 1608 में इस कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर को इम्प्रेस कर दिया था काफी हद तक। उसने जहांगीर को, एक तो जहांगीर शराब का बहुत शौकीन था, अंग्रेजी शराब इसको दे दी तो ये खुश हो गया जहांगीर। और फिर उसने जब इसके दरबार में आया ना, था तो अंग्रेज, गोरा चिट्टा लाल कपड़े पहन की, तो तुर्की भाषा में, तुर्की याद करो बाबर की भाषा थी, तुजू के बाबरी तुर्की में लिखा था ना, तो सोचो इनके बाप दादाओं की बोली एक ऐसे गोरा चिट्टा अंग्रेज बोल रहा है। तो बड़ा इंप्रेस हुआ जहांगीर की, भाई ये बढ़िया आदमी है तो किसी देश का पता नहीं कहां से आया और मेरे बाप दादाओं की जबान जानता है और बोलता है। इसने कोशिश की इसको शराब पिला के कि ये हमारे फेवर में हो जाए, लेकिन जहांगीर ने कहा भैया मुझे माफ करो, मैं तुम्हें हद से हद 400 का मनसब दे दूंगा। मनसब याद है ना, पढ़ाया था आपको, मनसब अकबर वाला, अकबर की प्रथा थी मनसबदारी। तो जहांगीर ने कहा 400 का मनसब दे दूंगा, तू आराम से रह, खा पी मौज मस्ती कर, लेकिन मैं तुझे यहाँ परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तू साउथ में पानी की तरफ परमिशन मांगेगा तो मैं बता दूं कि हमारे देश के साउथ के हिस्से में पुर्तगाली जो है व्यापार करते हैं। ये जानता था जहांगीर, क्योंकि उसके टाइम में व्यापार था। इसने कहा पुर्तगालियों का व्यापार पर एकाधिकार है, इस पानी पर शांत जल की नीति है जो समझा चुकी हूं। अकबर की शिप पर भी कार्टेज लगता था, इतना सिक्का चलता था इन पुर्तगालियों का, डर के नहीं, लेकिन ये कि भाई सर प्लीज आप भी, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन आप भी एक कार्टेज लगा लो वरना आपका भी शिप कोई लूट लेगा। तो अकबर के शिप पर भी कार्टेज लगता था। तो जहांगीर ने कहा भाई हमारे तो सुनो, हम तो ये परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि पुर्तगाली फिर इस बात पे गुस्सा करेंगे। तो पुर्तगाली अगर तुम हरा सकते हो तो फिर ठीक है। तो अब इनके दिमाग में आया कि यार पुर्तगालियों से कैसे क्या किया जाए कि पुर्तगाली एक बार नीचे आ जाएं, मतलब इसको जहांगीर को लगे कि पुर्तगाली कमजोर हैं और हम ताकतवर। तो इसी चक्कर में, अच्छा इसने जो ये कैप्टन हॉकिंस था ना, इसने कहा था कि आप हमें ना सूरत में फैक्ट्री खोल लेने दो। सूरत बहुत बढ़िया जगह थी, तो जहांगीर ने मना कर दिया। थोड़ा मोड़ा काम शुरू हुआ था, लेकिन फिर जहांगीर ने कहा नहीं भाई यहाँ नहीं खोलनी फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ तो पुर्तगाली फिर और पुर्तगाली कभी मेरे बाप दादा के टाइम से ही जो है उनका राज चला है पानी पर, तो मैं उनसे पंगे नहीं लूंगा। तो इन्होंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमारी और अंग्रेजों की लड़ाई, पुर्तगालियों की लड़ाई हो जाए और अगर हम जीत गए तो आप परमिशन दे दोगे? तो उसने कहा हाँ ठीक है, अगर जीत गए तो परमिशन ले लेना, फिर तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसीलिए 1612 में, ये 11 में जो ये बातें बता रही हूँ ना, 11 की कोशिश थी यहाँ फैक्ट्री बनाने की। 1612 में गुजरात के पास एक गांव पड़ता है स्वाली, कहीं कहीं SWALLI लिखा है इंग्लिश में, स्वाली, गुजरात के पास। यहां एक लड़ाई हुई, ये लड़ाई थी पुर्तगालियों की और अंग्रेजों की। तो इनकी लड़ाई हुई। अब इस लड़ाई में ना पुर्तगाली जो अपने आप को कहते थे हम हिंद महासागर के स्वामी हैं, इनको आइडिया नहीं था कि अंग्रेज इतने ताकतवर होंगे। इस स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने एक ऐसी शिप का यूज किया जिसका नाम है रेड ड्रैगन। एक आधी बार पेपरों में आ जाती है ये रेड ड्रैगन। इस शिप की ताकत के दम पे पुर्तगाली दिया स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने, और जैसे ही पुर्तगाली हारे तो अंग्रेजों का स्थान ऊपर हो गया। और अब अंग्रेजों ने कहा जहांगीर को, सर देखिए इनको हमने हरा दिया, आप जो कह रहे थे ना कि इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी हमें, ये हमसे हार गए, अब हम व्यापार कर ले, अपनी कोठियां बना ले। अब जहांगीर को लगा अगर इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया, जिनके के नाम के कागज हम भी चिपकाते थे अपनी शिप्स पर, इसका मतलब ये कुछ चीज है, इसका मतलब ये ठीक है, मुझे इनको परमिशन दे देनी चाहिए। और इसीलिए इन लोगों ने जो पहली कोठी साउथ में बना दी थी, दिखावटी फैक्ट्री, मसूलीपट्टनम में, लेकिन इनकी इच्छा कहाँ थी? सूरत में। 1615 में फिर सूरत में कोठी बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। ये पहली कोठी बनाना चाहते थे सूरत में, लेकिन पुर्तगालियों के डर के कारण जहांगीर ने मना कर दिया। इन्होंने एक छोटी सी व्यापारी कोठी बना ली थी मसूलीपट्टनम में, जहां की डच भी कोठी बनाई थी, याद है? पहली पुर्तगालियों ने कोचीन में बनाई, फिर डच ने मसूलीपट्टनम में। ये चाहते हैं सूरत में अलग, लेकिन सूरत में परमिशन नहीं मिली, तो इन्होंने भी मसूलीपट्टनम में। कामकाज शुरू हुआ था पहले सूरत में, लेकिन वो बीच में रोक दिया। मसूलीपट्टनम में
इन्होंने काम कर लिया, फैक्ट्री बन गई, फिर दोबारा से इन्होंने स्वाली के युद्ध में हरा के सूरत में अपनी पहली जो बढ़िया फैक्ट्री है वो खोली थी। पेपर में अगर आता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां लगी, और ऑप्शन में अगर दोनों आते हैं, जो कि नहीं देंगे, वो उन्हें खुद भी पता है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, अगर दोनों आ जाएं तो मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री काम करने लगी थी। लेकिन अगर कहें किस कहां की फैक्ट्री का निर्माण कार्य पहले प्रारंभ हुआ, तो सूरत का। सूरत के काम को बीच में क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि पुर्तगाली और अंग्रेजों की भिड़ंत हुई थी स्वाली के युद्ध में। रेड ड्रैगन एक शिप थी जिसका यूज करके पुर्तगाली हरा दिए थे अंग्रेजों ने, बीईआईसी ने। फिर बीईआईसी को जहांगीर ने परमिशन दी और तब जाके इन्होंने सूरत में बड़ी वाली फैक्ट्री लगाई। ठीक है, तो अब तुम्हें ये याद रखना है किसने कहां फैक्ट्री लगाई। पुर्तगालियों की कोचीन में है, डच की मसूलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। इन्होंने कोशिश सूरत में की, लेकिन काम शुरू हुआ पहले, काम भी शुरू हुआ लेकिन फैक्ट्री चली थी पहले मसूलीपट्टनम की, फिर आई थी सूरत की। स्वाली का युद्ध भी याद रखना। अब क्या हुआ, अब इंडिया में 3 हो गए। कौन कौन? पुर्तगाली भी यहाँ काम कर रहे हैं, हारे तो भागे थोड़ी, अभी हैं यहाँ पर। डच भी यहाँ काम कर रहे हैं, और तीसरे आ गए पीडीई, ई मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये 3 देश हो गए। अब पुर्तगालियों को इन्होंने यहां हराया है, लेकिन अभी ऐसा नहीं कि पुर्तगाली बेवकूफ है और छोड़ के भाग जाएंगे, अभी वो बैठे हैं यहाँ। लेकिन पुर्तगालियों को एक दिक्कत क्या हो रही है कि ये जो डच है ना, ये भी पुर्तगालियों को जगह जगह हराते जा रहे हैं। कहीं कहीं इनकी जगहों को इन्होंने छीन लिया। मलक्का के आसपास और फारस के आसपास अभी ऐसे कोठियां बना ली, व्यापारी कोठ, बहुत छोटी छोटी हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। अगर इतना होता तो ऊपर वाले लोग कॉन्शियस होते, लेकिन अभी ऊपर वालों को कोई चिंता नहीं। कोठियां बना रहे हैं, छोटी बना ली, मान लो 2-4 एकड़ में, तो क्या बिगड़ गया? इतने अमीर देश में महासागर था ये, यहाँ पे हर चीज इतनी ज्यादा थी। अगर सागर से कोई एक बाल्टी पानी ले गया तो क्या बिगड़ना है सागर का? तो ऊपर वाले राजाओं को कोई दिक्कत नहीं है, आओ व्यापार करो, लेकिन हमारे एरिया में घुसपैठ ज्यादा मत करना। ठीक है, ये भी काम कर रहे हैं। डच क्यों दुखी है? क्योंकि डच अभी दुखी नहीं है, अभी ये पुर्तगाली दुखी है। स्वाली के युद्ध में किससे हारे? ब्रिटेन से। समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स हमसे ज्यादा हावी हैं। और इनको पहले कौन दुखी कर रहे थे? डच। तो इनके दिमाग में एक प्लान आया, इन्होंने कहा ये डच ना धीरे धीरे करके हमारे एरिया हड़पते जा रहे हैं, तो अब ये फाइनली जाके गोवा को भी हड़पेंगे और फिर ये आगे बढ़ेंगे, तो क्यों ना हम, बंबई भी इनका था, इनका बंबई भी था और गोवा भी था, तो इनके दिमाग में आता है कि हम क्यों ना डच और अंग्रेजों की टक्कर करवा दे। भाई अंग्रेजों ने हम हरा दिए, कोई बात नहीं, हम अंग्रेजों से रिश्तेदारी बना के और क्यों ना अपने इलाके बंबई और इस तरह का कुछ इलाका इस बीईआईसी को दे दे, फिर ये बीईआईसी अपने आप डच को सीधा कर देगी। यानी मैं दुश्मनी अपने साथ क्यों निभाऊं, मैं दुश्मनी अपनी रिश्तेदारी के ऊपर थोप देता हूं, ये अपने आप देख लेंगे। पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी कैथरीन, इसकी शादी कर दी जाती है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड, उस राजकुमार का नाम है। इन दोनों की शादी हो गई। अब ब्रिटेन का राजा है, राजा का बेटा, और पुर्तगालियों की लड़की है, तो दहेज टाइप में, भाई एज अ गिफ्ट। तो पुर्तगाल क्या कह रहा है कि एक काम करो, मैं तुम्हें गिफ्ट दे देता हूँ, और मेरी एक प्रॉपर्टी इंडिया में पड़ी, देखो शादी कहाँ हो रही है? यूरोप में। और कह रहे मेरी एक प्रॉपर्टी इंडिया में पड़ी है बंबई, वो मैं तुम्हें देता हूँ, तुम ले लो। किसको दे दिया? ब्रिटेन के राजकुमार को शादी में गिफ्ट दे दिया। तो ब्रिटेन का राजकुमार बोला भाई मैं क्या करूंगा, इतनी दूर मुझे क्या जाना, मैं तो लंदन में रहता हूँ। उसने कहा हमारी एक कंपनी वहां वहां काम कर रही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हम उसको दे देते हैं 10 पौंड पे प्रति सालाना, कुछ इस तरह का उन्होंने किया। तो अब ये सोचो कि ये कहाँ से, प्रॉपर्टी हमारी इंडिया की, इंडिया को कोई लेना देना नहीं है, हमारे किसी राजा को कोई मतलब नहीं, जिसका कुछ नहीं है पुर्तगाली, वो इसको गिफ्ट दे रहे हैं राजकुमार को, और राजकुमार उसको किराए पे दे रहा है बीईआईसी को। सोचो जरा कैसा खेल है। और हमें कुछ अकल ही नहीं, हम आराम से बैठे, भैया कोई बेचो हमारी प्रॉपर्टी, कोई हमारी प्रॉपर्टी पे आके बैठ जाओ, कोई दहेज में दो, कोई इसको किराए पे दो, हमें कोई अकल ही नहीं, हम आराम से अपना खुश हैं क्योंकि हमारा पेट बढ़िया भरता है। हमें ये समझ नहीं है कि हमारी प्रॉपर्टी लेने देने वाले तुम कौन हो, और कैसा दहेज और कैसी पट्टे पे तुम्हारी प्रॉपर्टी कैसे बन गई है, ये सब चल रहा है। पुर्तगालियों ने अपने सिर की जो बला थी ना बंबई, क्योंकि उस पर अटैक कौन करने वाले थे? डच। तो ये डच से टक्कर ना लेके प्रॉपर्टी बेच दी बीईआईसी को। अब टक्कर किस किस की होगी? बीईआईसी और डच की। तो अपने सिर की ये जो भार था ये इस पे फेंक दिया। अब इन दोनों की खूब बढ़िया वाली लड़ाई बजी, बहुत बढ़िया वाली, कई लड़ाइयां हुई, और फाइनली जाके एक लड़ाई हुई बेदरा की। बेदरा फाइनल लड़ाई है। इसमें बीईआईसी ने ये बिल्कुल सामने स्पष्ट कर दिया कि मेरे सामने तेरा टिकना पॉसिबल नहीं है, और ज्यादा बेहतर हो कि यहां से भाग जाओ। बेदरा की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच हुई, और डच वाले जो लोग थे ना, इन्होंने कहा यार क्यों पंगे लेने बिना बात, वैसे भी हमारा इंटरेस्ट उतना नहीं है,
भाई अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं। इन्होंने कहा हमारा वैसे भी इंडिया में इंटरेस्ट नहीं है, हम तो इंडोनेशिया की तरफ जाएंगे, अपना बोरिया बिस्तर बांध के हम तो इंडोनेशिया को राज करेंगे, हमें इंडिया वैसे भी नहीं चाहिए। यानी ये BEIC का दबदबा इतना था कि पहले तो पुर्तगालियों ने इनको बंबई दे दिया, और अब डच वालों ने कहा, जो डच थे ये बोले हम तो इंडोनेशिया की तरफ जाएंगे, हमें यहाँ और छोड़ के यहां से चल पड़े। बहुत थोड़ा बहुत इलाका जो था उसको अपना दे लेके जैसे जैसे इन्होंने मैनेज किया, ये फाइनल हो गया कि ये नहीं टिकेंगे। यानी इन तीन में से किसका पत्ता साफ कर दिया? डच का। पुर्तगाली पहले हार चुके हैं स्वाली के युद्ध में 1612 में, और 1668 में इन्होंने बंबई अपनी प्रॉपर्टी इनको दे दी। अब ये सिमट के चुटपुट से गोवा के आसपास तक रह गए। बस इन्होंने कहा यार जितना है ना हम इसमें खुश हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। पहले हमारी महत्वाकांक्षा थी अल्बुकर्क, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम इतने में खुश हैं। यानी अब यहाँ कौन सी कंपनी काम कर रही है? BEIC, ये ताकतवर कंपनी है। 3 कंपनी मैंने आपको बता दी, चौथी और 5वीं मैं कल पढ़ाऊंगी क्योंकि वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि टाइम हो गया है। डेनमार्क और फ्रांस की कंपनी, अब कल इनके ऊपर बातचीत करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये तीनों समझ में आ गई होंगी। तो इंडिया आने का समुद्री रास्ता पुर्तगाली ने खोजा, वास्को डी गामा 1498 में पहली बार आया, फिर 1-2 बार और आया, और 1503 में अपनी पहली एक छोटी सी फैक्ट्री बना दी। इस फैक्ट्री का मतलब था 4 दीवारी करके, और इसमें बस व्यापार का सामान रख लिया, लाने और ले जाने लगे, बदले में पैसा हमें देने लग गए। इंडिया को पैसा देते थे ये, तो हमें तो फायदा था। कोचीन में इसके बाद ये व्यापार करना ज्यादा इन्होंने ठीक नहीं समझा, और एक आधी जगह लेके जैसे गोवा छीन लिया बीजापुर वाले से अल्बुकर्क ने, और फिर फाइनली कहा शांत जल की नीति, नीचे के पानी के हिस्से पे हम जो है कब्जा करेंगे, शांत जल की नीति। फिर नूना डी कुन्हा ने अपना दीव में किला बना लिया, दमन में किला बना लिया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं फैले ये, ऐसा नहीं कि पूरे भारत पर। इनको टक्कर देने डच आए और डच इनके हिस्से पे कब्जा करने लग गए। फिर आ गई BEIC जिसने की कोशिश की सूरत में, लेकिन कंपनी की फैक्ट्री पहली बनी थी मसूलीपट्टनम में जहां डच की भी थी। अब डच और अंग्रेज टक्कर के हैं, इसका फायदा उठाएगा पुर्तगाली, और पुर्तगालियों की लड़की की शादी जब की वहां यूरोप में, तो बोले बंबई हमने आपको दिया दहेज में। उन्होंने वो दहेज उठा के कमाने के लिए दे दिया BEIC को। तो BEIC ने डच के साथ लड़ाई हुई इनकी, और उस लड़ाई में क्या क्लियर हो गया कि यहाँ पे BEIC का राज चलेगा, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। और डचों को बेदर कर दिया, बिना दर का कर दिया बेदरा की लड़ाई में। इन तीनों के साथ ये पैरेलल चल रहा है सब कुछ, ऐसा ना कि भाग ही गए, कुछ प्रॉपर्टी इनकी चलती चली गई। हाँ, इनको खत्म कर दिया पूरी तरह बेदरा में। अभी पुर्तगाली है, BEIC है, कल हम पढ़ेंगे डेनमार्क और फ्रांस। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं। आज